डॉक्टर शकुंतला मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएसजी कॉलेज भरतपुर। बच्चों, हमने पहले चैप्टर में आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्वों पढ़े थे। आज उससे आगे वाले तत्वों पे हम डिस्कस करेंगे। मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियाँ। मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियाँ आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। मौद्रिक नीति के द्वारा सरकार निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए मुद्रा व साख पर नियंत्रण करती है। मंदी काल में सरकार मुद्रा व साख की मात्रा को बढ़ा देती है, जिससे लोगों के हाथ में पैसा आए और वो पैसा खर्च करे और आर्थिक विकास को गति मिल सके। क्योंकि उनके हाथ में जब पैसा आएगा लोगों को में, तो उनका उपभोग बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और देश का विकास होगा। जबकि तेजी के समय में सरकार इसके विपरीत मुद्रा व साख की मात्रा में कमी कर देती है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके और आर्थिक स्थिरता लाई जा सके, जिसके कारण जो अर्थव्यवस्था में व्यापारिक चक्र चलते रहते हैं, आर्थिक मंदी के जो बाजार में रेटें अप डाउन होती रहती हैं, उन पर भी नियंत्रण किया जा सके। राजकोषीय निधियों के माध्यम से सरकार राजस्व यानी कि टैक्स एकत्रित करती है, अपनी आय जुटाती है और उसको अपने देश के विकास कार्यों में खर्च करती है। इसके लिए सरकार सार्वजनिक ऋण व हिनात प्रबंधन की सहायता लेती है। सार्वजनिक ऋण का आश्रय सरकार बैंकों से, जनता से ऋण लेती है और उसको देश के व सामाजिक कल्याण के लिए उसको खर्च करती है। इसके लिए कई बार सरकार अपना घाटा पूर्ति करने के लिए सार्वजनिक ऋण ना लेकर नए नोट छापती है, तो नए नोट छापने को हम हिनात प्रबंधन कहते हैं। सरकार अपनी कर नीति, व्यय नीति, सार्वजनिक नीति, ऋण नीति आदि सभी से ही अपने आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार फिजूल खर्ची को रोककर उस साधनों का समुचित उपयोग कर देश के विकास में उनको खर्च कर सकती है, जिससे आर्थिक विकास में वृद्धि हो सके। व मौद्रिक व राज्य कोष नीति आपस में अपना समन्वय बनाए रख सके, क्योंकि एक तरफ मौद्रिक और राज्य को मौद्रिक नीति में हमें पैसा किस तरीके से मंदी में किस तरीके से कंट्रोल करना है, या तेजी में मंदी में किस तरह से लोगों के हाथों में पैसा पहुंचाना है, जिससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़े और तेजी के समय किस तरीके से साख पे कंट्रोल करना है, यानी कि बैंकों में सीसीआर एसएलआर बढ़ा दो, जिससे ऋण महंगे हो जाए, लोगों के हाथ में पैसा कम जाए, वो खर्च कम करेंगे, तो इस तरीके से हम साख को नियंत्रित कर लेते हैं। लेकिन साख को नियंत्रित कर लेते हैं और इन दोनों में समन्वय होना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है श्रम दशाएं। श्रम उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यही उत्पादक भी है और यही उपभोक्ता भी है। श्रम की दशाएं जितनी अच्छी होगी, श्रमिक उतनी कुशलतापूर्वक कार्य कर पाएगा। यानी कि श्रमिक कुशल है तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों की मांग बढ़ेगी। श्रमिकों के औद्योगिक संबंध अच्छे हैं, हड़ताल तालाबंदी नहीं होती है, कार्य दशाएं अच्छी है, यानी कि वहाँ साफ सफाई, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था, सब कुछ है। तो ये सब कुछ आर्थिक विकास में सहयोग करती है। दूसरी ओर अगर श्रमिक अकुशल है और उसको पर्याप्त सुविधा नहीं मिली हुई है और प्राकृतिक साधनों का भी ढंग से यूज़ नहीं हो रहा है, उत्पादन के साधनों में कमी है, तो उत्पादन में भी अनिश्चितता बनी रहेगी। अगर श्रमिकों का शोषण किया जाता है औद्योगिक घरानों द्वारा, तो तालाबंदी और हड़ताल जैसी व्यवस्थाएं आ जाएंगी, तो जिससे हड़ताल तालाबंदी होने से उत्पादन रुक जाएगा और जो घराने उनके द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाएगा। इसलिए श्रम दशाएं उचित होनी चाहिए, पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए और श्रमिक के लिए इस तरीके की कार्यस्थल व्यवस्थाओं की वो अच्छी तरह कार्य कर सके। तो ये सब चीज़ें देश के आर्थिक विकास में सहयोग करेंगी। आर्थिक नियम।
आर्थिक नियम आर्थिक परिवेश को बहुत प्रभावित करते हैं कि सरकार द्वारा एकाधिरात्मक प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवस्था अधिनियम, श्रम कानून, औद्योगिक नियम, व्यापारिक अधिनियम, कारखाना अधिनियम, विभिन्न प्रकार के अधिनियम हैं जिसमें आयकर, बिक्री कर अनेक नियम बनाए हुए हैं। अनेक सारे लॉज के हिसाब से कार्य करना पड़ता है। ये सारे लॉज हैं जो नियम है, संनियम है, वे हमारी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ एवं विदेशी नीति। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, विदेशी सहायता, विदेशी नीति हमारे व्यापार को प्रभावित करती हैं, क्योंकि हमारे अगर विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध मधुर है तो हमें आर्थिक और तकनीकी रूप से सहयोग मिलता रहेगा, जिससे हमारे जो औद्योगिक कारखाने हैं वो बंद नहीं होंगे और उनमें हम नई नई तकनीकों का उपयोग कर सकेंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे कटुतापूर्ण है, तनावपूर्ण है, युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है, तो ये भी हमारे आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव डालती हैं, क्योंकि आपसी सहयोग अच्छे नहीं होते हैं। तो ये नहीं है कि हर कोई देश हर चीज़ में आत्मनिर्भर है, उसे बहुत सी चीज़ें आयात भी करनी पड़ती है। तो भारत एक विकासशील देश है, तो इसे नई नई तकनीकी को आयात करना पड़ता है, तो वो विदेशों से अच्छे संबंध होते हैं, तभी सही संभव हो पाता है। क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर हम प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर सकते हैं और उसकी कॉस्ट कम कर सकते हैं, जिससे हर व्यक्ति उसे आसानी से खरीद सके और प्रॉफिट में भी वृद्धि हो सके। परिवहन एवं संचार व्यवस्था। परिवहन एवं संचार व्यवस्था का अर्थव्यवस्था में विशेष योगदान होता है। परिवहन और संचार व्यवस्था जितनी अच्छी होगी, जैसे रेल, सड़क, वायु, जल परिवहन के साधन हैं, और संचार में हम डाक, तार और अपने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट शामिल करते हैं। ये जितने सुदृढ़ होंगे उतने ही हमारे लिए परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होने से रेलवे मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग सब सुव्यवस्थित होंगे, तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, जो हम सामान भेज रहे हैं, वो निश्चित समय सुव्यवस्थित और सही समय पे पहुंच जाएगा लोगों के पास, तो वे लोग उसको खरीद पाएंगे। कई बार क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह या सड़क आपका सही नहीं है, सड़क परिवहन सही नहीं है, तो जो ट्रकों वगैरह में सामान लोड होके जाता है, वो बहुत से सामान ऐसे होते हैं कि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं या टूट फूट वाले होते हैं, जैसे क्रॉकरी वगैरह के सामान होते हैं, तो उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। और जो परिवहन है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो महंगा भी बहुत पड़ता है। तो ये हमारे आर्थिक पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि परिवहन और संचार व्यवस्था किसी भी आर्थिक व्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। जिस तरीके से इंसान के लिए वो महत्वपूर्ण है, इसीलिए आर्थिक विकास के लिए परिवहन और संचार व्यवस्था बहुत मायने रखती है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। आर्थिक पर्यावरण हमारे देश आर्थिक पर्यावरण भौगोलिक पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी प्रभावित करती है। भौगोलिक वातावरण में हम हवा, पानी, मिट्टी, जलवायु आदि सभी को शामिल करते हैं, और ये जितनी शुद्ध रहेंगी, जलवायु, हवा, पानी, मिट्टी जितनी शुद्ध होगी उतना ही संतुलित विकास होगा और देश हमारा दीर्घकाल तक प्रगति कर पाएगा। इसके विपरीत हमारा भौगोलिक पर्यावरण सही नहीं है, यानी कि पर्यावरण दूषित है, हवा पानी सब दूषित हो गए हैं, लोग उनसे वंचित रह रहे हैं, प्राकृतिक साधनों का शोषण हो रहा है और उनका उपयोग ढंग से नहीं हो रहा है, तो हमारा जो देश का विकास है वह संतुलित ढंग से नहीं हो पाएगा। और प्राकृतिक साधनों का अनुचित उपयोग होने से परिस्थितियों में असंतुलन की समस्या पैदा
हो जाएगी। इसीलिए हमें पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है, जिससे हम दीर्घकाल तक बिना रुकावट के अपना आर्थिक विकास कर सकें। क्योंकि ये चीज़ें हमें प्रकृति से मुफ्त में मिली हुई है और ये हमारे जीवन के लिए बहुत अहम है। हमारी जो वातावरण है उसके लिए वह बहुत अहम है। जिस परिस्थितियों में हम काम करते हैं ये उतनी शुद्ध होंगी तो हम भी काम अच्छी तरीके से, यानी कि जो श्रमिक है वो काम अच्छी तरीके से कर पाएगा। साहसी एवं नवप्रवर्तन, कोई भी आविष्कार कर लो, तकनीकी ले आओ, लेकिन उस तब तक वो विकास नहीं कर सकता जब तक कि उन साधनों का उपयोग ढंग से नहीं होगा। इसके लिए साहसी की आवश्यकता है कि वो नए नए इनोवेशनों के साथ काम कर सके, इनोवेशन का उचित उपयोग कर सके। क्योंकि तकनीकी का अगर सही उपयोग करते हैं तो वो लाभदायक होती है। अगर उस तकनीकी काम सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं तो वह घातक साबित हो जाती है। अतः आर्थिक विकास में तकनीकी का विशेष योगदान है, उसे दूरदर्शिता के साथ हमें उपयोग करना चाहिए, जिससे उत्पादन उपभोग सभी में वृद्धि होगी और देश का विकास होगा। अगर विकासशील देशों में योग्य साहसी नहीं मिल पाते हैं उनके, जिसके कारण विदेशों से भी हमारे यहाँ पूंजी नहीं आ पाती है, नए नए इनोवेशन नहीं हो पाते हैं, तो देश का आर्थिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। अतः विदेशी पूंजी वगैरह भी तभी मिल पाती है जब हमारे यहाँ नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्शन हो रहा होता है और विदेशी कंपनियां भी तभी पैसा लगाना चाहती हैं। अतः इनोवेशन और तकनीकी का साहसी द्वारा सही और सुव्यवस्थित तरह से उपयोग करके देश के विकास में योगदान दिया जा सकता है और हमारा देश उन्नति कर सकता है। शिक्षा प्रणाली का भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने में विशेष योगदान है। अगर देश की शिक्षा प्रणाली स्वावलंबन बनाने वाली है, स्वावलंबन पर जोर देने वाली है, तो आर्थिक पर्यावरण उसके अनुकूल होगा और आर्थिक प्रगति निरंतर होगी। और अगर शिक्षा, कृषि, उद्योग, वाणिज्य सबों में ही उन्नति होगी। और इसके विपरीत अगर हमारी शिक्षा प्रणाली स्वावलंबन वाली नहीं है तो लोग बेरोजगारों की लाइन इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन लोगों को काम नहीं मिलेगा। और भारतीय शिक्षा प्रणाली है वो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है, यानी कि वो उससे स्वावलंबन की भावना इतनी नहीं आती कि लोग अपना काम खुद कर सकें और इससे शिक्षित बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं। अतः शिक्षा प्रणाली इस तरीके से होनी चाहिए जिससे लोगों को काम मिले और वे स्वावलंबी यानी कि आत्मनिर्भर बन सके और आर्थिक पर्यावरण में अपना योगदान दे सके और देश आर्थिक प्रगति तीव्र गति से कर सके। अतः शिक्षा प्रणाली जितनी सुदृढ़ और स्वावलंबी होगी देश का विकास उतना ही तीव्र गति से होगा। जनसंख्या जनसंख्या अधिकता न्यूनता और दोनों ही आर्थिक पर्यावरण पर विशेष प्रभाव डालती है। अगर जनसंख्या अधिक है तो कुशल दोनों श्रमिक मिल होंगे, लेकिन जो हमारे पास पर्याप्त साधन है वो कम पड़ जाएंगे और जिससे भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, अनैतिक कार्य यानी कि भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती इस तरीके की बढ़ने लगेगी और लोगों का जीवन स्तर निम्न हो जाएगा। जिस और लोगों की आय नहीं होगी, बेरोजगारी होगी, तो उससे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में कमी होगी, जिससे देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। अतः जनसंख्या के अनुरूप साधन उपलब्ध ना होने के कारण भी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अतः जनसंख्या और आर्थिक विकास आपस में दोनों में घनिष्ठ संबंध है, इनमें संतुलन होना बहुत जरूरी है। कुशल श्रमिक होंगे उतना ही उत्पादन बढ़ेगा, उतना ही साधनों का यूज होगा। अतः जनसंख्या पर नियंत्रण करना भी जरूरी है, जिससे राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय दोनों बढ़े और देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सके। आर्थिक पर्यावरण ऐसा नहीं है कि एक स्थिर चीज है, इसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। जनसंख्या में भी परिवर्तन होता रहता है, लोगों की मान्यताओं में परिवर्तन होता रहता है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ कभी अच्छी कभी खराब दोनों तरह की रहती हैं।
लोगों की जो मनोवृत्ति है उसमें भी चेंज होता रहता है, हमारी जो नियम्स हैं लॉज हैं उनमें भी चेंज होता रहता है, जिसके इन सब से आर्थिक पर्यावरण हमारा प्रभावित होता है। हम सही सही तरीके से तो ये नहीं कह सकते कितना प्रभावित होता है, किंतु अगर सांख्यिकी के आंकड़े हमारे पास होते हैं तो उनसे हम पूर्व अनुमान लगा लेते हैं कि इन सब चीज़ों का आर्थिक पर्यावरण पे किस हिसाब से प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये जो भी हमने पढ़े हैं तत्व ये सभी हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और ये सही सिस्टमेटिक चलते रहते हैं तो देश तीव्र गति से प्रगति करता है और आर्थिक विकास होता है, देश खुशहाल होता है, उत्पादन रोजगार सभी बढ़ते हैं और विदेशों से भी हमारे मधुर संबंध स्थापित हो जाते हैं।